बच्चों देखिए, हम आज आपको बताएंगे कि संस्कृत व्याकरण क्या है। सबसे पहले हम उसको जानेंगे कि संस्कृत व्याकरण है क्या। पहले भाषा के बारे में जब हम जानेंगे, फिर हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे, तब जाकर के हम संस्कृत को आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, संस्कृत जो है वो हमारे देश की प्राचीनतम भाषा है और इसका जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। उसका लिपि है वो देवनागरी लिपि है। अब हम आपको बताएंगे कि संस्कृत व्याकरण क्या है। संस्कृत व्याकरण देखिए, भाषा क्या है। भाषा भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ होता है बोलना। यानी भाषा को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। भाषा को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं। देखिए, इसका परिभाषा क्या है। जिन साधनों के द्वारा हम दूसरे के भावों को जिन साधनों के द्वारा हम दूसरे के भावों को समझते और अपने भावों को उनको यानी हम अपने भावों को उनको समझाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। समझाने में सफल हो पाते हैं, उन्हें हम भाषा कहते हैं। देखिए, अब भाषा का परिभाषा ये हुआ, जिन साधनों के द्वारा हम दूसरे के भावों को समझते हैं और अपने भावों को उनको यानी समझाने में सफल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं भाषा। अब देखिए, भाषा क्या है। भावों का आदान प्रदान, जो भावों का आदान प्रदान है उसे ही हम भाषा कहते हैं। अब भाषा का देखिए, इसको हम दो विधियों के द्वारा भावों का आदान प्रदान हम दो विधियों के द्वारा कर सकते हैं। अब भावों का आदान प्रदान क्या होता है। संकेतों के द्वारा और ध्वनियों के द्वारा। संकेतों के द्वारा यानी जब हम संकेत करते हैं, किसी को बुलाना होता है तो हम इशारा करते हैं कि बिना बोले ही, बिना आवाज़, बिना ध्वनि उत्पन्न किए ही हम उसको इशारा करते हैं कि तुम यहाँ पे आओ। यानी बस केवल अपने हाथों के द्वारा इशारा करते हैं, आँखों के द्वारा इशारा करते हैं, फिर वो अगला समझ जाता है कि मुझसे क्या कहा जा रहा है, तब वो समझ जाएगा। और फिर उसके बाद वो संकेतों के द्वारा वो चीज़ें वहाँ पर यानी प्रस्तुत हो जाएंगी। यानी कि उसको बुलाया जा रहा है, किसी बालक को बुलाया जा रहा है, तो संकेतों के द्वारा हम उसको इशारा करते हैं कि तुम यहाँ पर आओ, इधर आओ, तो वो समझ जाता है कि मुझे बुलाया जा रहा है। संकेत के द्वारा ये चीज़ें वो समझ जाता है। अब देखिए, संकेतों के द्वारा हम अपने भाषा का आदान प्रदान कर लेते हैं। फिर ध्वनियों के द्वारा, ध्वनि यानी कोई चीज़ मान लीजिए गिर रहा है तो उसका ध्वनि जब उत्पन्न होता है, मान लीजिए शीशा टूट गया और वो गिर रहा है, उसका आवाज़ झनझन का आएगा तो आदमी अगला समझ रहा है कि वो कोई चीज़ टूट के गिरा हुआ है। यानी ध्वनि के द्वारा हम उन चीज़ों को जान पाते हैं। अब देखिए क्या है, अब हिंदी में वही चीज़ भाषा का ही, हिंदी में क्या है कि भाषा को देखिए दो रूपों में माना गया है और तीसरा रूप जो साहित्य में नहीं दिया गया है, बस केवल दो ही दिया गया, मौखिक और लिखित। हिंदी में है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यानी मौखिक भाषा क्या होता है। मौखिक भाषा हम उसे कहते हैं कि यानी किसी बालक से हम पूछताछ करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कोई भी चीज़ें, तो मौखिक भाषा हुआ। किसी प्रश्न को पूछना फिर उसका आंसर लेना, यही होगा आपका मौखिक भाषा। अब लिखित भाषा, लिख करके यानी लेखनी के द्वारा जो चीज़ हम मान लीजिए आपको किसी को लेटर देना है तो उस चीज़ हम लिखते हैं। फिर उसके बाद ये होता है लिखित भाषा, लिख करके कोई पत्र लिख करके हम किसी को पहुंचा देते हैं तो हो जाता है लिखित भाषा। यानी लिख करके अपने भाव को आदान प्रदान करना, उसको उसके पास पहुंचाना देना, ये होता है लिखित भाषा। अब देखिए, जो आपके बुक में साहित्य में नहीं दिया है, सांकेतिक भाषा नहीं दिया है, लेकिन हम उसको अपने बोलचाल भाषा में उसका प्रस्तुत करते हैं, सांकेतिक भाषा, वो होता है सांकेतिक भाषा। ये हिंदी में केवल दिया हुआ है सांकेतिक भाषा। जब तक हम भाषा को नहीं समझेंगे फिर हम व्याकरण को नहीं जान सकते हैं। अब देखिए, अब ये क्या होता है, संस्कृत का वर्णमाला। अब संस्कृत का वर्णमाला, भाषा तो आप समझ गए, इसके बाद आप समझेंगे संस्कृत का वर्णमाला। अब देखिए, इसके पहले हम आपको बताए हैं कि संस्कृत भाषा जो है वो प्राचीनतम भाषा है। पाणिनि के 14 महेश्वर सूत्रों के द्वारा ही हम ये वर्णमाला आपको बताएंगे।
अब वर्णमाला क्या होता है? संस्कृत में वर्णमाला, जब तक हम संस्कृत के वर्णमाला को नहीं समझेंगे तब तक हम संस्कृत नहीं समझ सकते हैं। अब देखिए वर्णमाला क्या है। देखिए संस्कृत वर्णमाला, वर्ण क्या है? उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। उच्चारित ध्वनियों के लिखित चिन्हों को हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए क्या है, संस्कृत वर्ण में कुल 46 अथवा 42 वर्ण होते हैं, जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है। पाणिनि ने, देखिए पाणिनि ने 2 तरह के यानी स्वर और व्यंजन, ये इसके 2 विभाजन किए गए हैं। संस्कृत में वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया गया, स्वर और व्यंजन। और ये देखिए अयोग्यवाह, तीसरा जो है अयोग्यवाह, यह केवल लिखने के काम में आता है। अब देखिए स्वर क्या है? स्वर और व्यंजन, स्वर जो है, स्वर की संख्या आपका है 13 और व्यंजन की संख्या है 33। अब आपका देखिए स्वर क्या है? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब देखिए अब व्यंजन, व्यंजन कितने हैं? 33, इसकी संख्या होती है व्यंजन की 33। देखिए अब व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? अब देखिए व्यंजन जो है वो क, जैसे एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग, एक वर्ग में यानी 25 अक्षर तक, क, च, ट, त, प, यानी ये हम इसको कहेंगे स्पर्श व्यंजन। और उसके बाद य, र, ल, व, ये है आपका अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद श, ख, श, ह, ये आपका है ऊष्म व्यंजन। अब देखिए हम आपको 25 जो संख्या है आपका, वो क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, यानी ये जो है आपका ये स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन आपका हमने बताया। उसके बाद अब अंतस्थ व्यंजन, यानी कि अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, यानी 4, इसकी संख्याएं हैं 4। अब देखिए ऊष्म व्यंजन, यानी बोलते समय जो मुख से ऊष्मा निकलती है उसको हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन, यानी श, ख, श और ह, यह है ऊष्म व्यंजन। अब इसके बाद हम इसका परिभाषा हम अगली बार आपको बताएंगे।